हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हम जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं सबकी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्लस सबकी एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्लस इंट्रोडक्शन और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8 और 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 दीज आर दी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। कंसेक्यूटिव मैंने बार बार वर्ड बताया कंसेक्यूटिव, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? विदाउट गैप, मतलब बिल्कुल साथ साथ वाले हैं। बिल्कुल साथ साथ वाले हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ये एपी बना रहा है, ठीक है। जैसे कि के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8 ये फर्स्ट टर्म है, 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 ये मान लो सेकंड टर्म है, और 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 ये थर्ड टर्म है। अब ये तीनों टर्म्स एपी की है ना, ये तीनों टर्म्स एपी की है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वहीं से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? a2 माइनस a1 ना, तो a2 अपने पास क्या है? 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 यही वाला है, माइनस a1 कर देंगे के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8। बात को समझ गए? ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 माइनस के स्क्वेयर माइनस 4k एंड माइनस 8। ओके, तो 2k स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर आ जाएगा, 3k माइनस 4k माइनस के हो गया, एंड प्लस 6 माइनस 8 इज -2। ये आ गया पहला कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं बेटा। सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a3 माइनस a2 ना, यहाँ से a3 क्या है? 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 माइनस a2 की वैल्यू है 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा? 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4, नेगेटिव साइन सारे साइन चेंज कर देगा, तो 2k स्क्वेयर माइनस 3k माइनस 6। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? तो 3k स्क्वेयर माइनस 2k स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर। ओके, प्लस 4 माइनस 3 इज़ प्लस के एंड 4 माइनस 6 इज़ -2। ये आ गया दूसरा कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि ये एपी की टर्म्स हैं तो दोनों कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम होंगे ना। दैट मीन्स के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 और ये वाला के स्क्वेयर प्लस के माइनस 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, बस अब के की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2, ये सब दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस के स्क्वेयर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। तो के स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव के क्या हो गया? -2 के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 0.-2 यानी कि 0। तो के की वैल्यू सिंपली कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो के की वैल्यू 0 होगी तो ये तीनों टर्म्स क्या होंगी? एपी में हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा अच्छा बड़ा इजी क्वेश्चन है। स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट दीज 3 पार्ट्स आर इन एपी। ये तीनों के तीनों पार्ट्स क्या हो बेटा? एपी में हो। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। मतलब जो दो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे ना, जो दो छोटे पार्ट्स होंगे उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? मतलब मल्टीप्लाई क्या आएगी? 4623। देखना ध्यान से, 207 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो जब भी एपी वाले 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है ना, तो वो 3 पार्ट्स हमेशा क्या लिया करो? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। बेटा ये भी तो एपी में है, इसमें डी ऐड करा तो ये मिल गया, इसमें डी ऐड करा तो ये मिल गया, ये एपी में ही है, ठीक है। करने को आप तीनों पार्ट्स ये भी कर सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। लेकिन 3 पार्ट्स ये कंसीडर करने से क्या आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा, ये अभी देखो। अब ये तीनों पार्ट्स क्या बेटा? 207 है, यानी कि अगर मैं तीनों पार्ट्स को कर दूंगा प्लस, अगर मैं तीनों पार्ट्स को कर दूंगा प्लस, तो आंसर 207 बन जाएगा कि नहीं? मेरी बात को समझे ना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10 को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक मैंने लिख दिया 1, एक लिख दिया 5 और एक लिख दिया 4, ठीक है। 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो 1 + 5 6, 6 + 4 10 आ गया कि नहीं? 3 पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब उसके 3 हिस्से कर दिए। अब उन तीनों का टोटल करेंगे तो वही नंबर तो बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ? डी डी कट गया, A 2A 3A, 3A इक्वल टू 27 आ गया, जहाँ से ए की वैल्यू आ गई 27/3 यानी कि 9, ठीक है। तो ये तीनों नंबर लेने का फ़ायदा हो गया ना कि ए की वैल्यू आ गई अपने पास। मेरी बात को समझे? ए की वैल्यू आ गई। अगर तुम इन तीनों को प्लस कर देते, देखो अगर इन तीनों को प्लस कर देते तो ये क्या बनता? 1 2 3, ये बन जाता 3A प्लस 3D, 3A प्लस 3D इज 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए भी है प्रेजेंट, डी भी प्रेजेंट है, तो मेरे पास तो कोई वेरिएबल निकला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ए की वैल्यू तो आ गई ना,
बात को समझे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क की बजाय, ठीक है। बच्चों ने क्या ये रटा किया होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2D तीनों लेके चल जाओ, क्वेश्चन हो गया खराब। तो थोड़ा बेटा स्मार्ट वर्क भी करना है, आपने इसको रटना नहीं है, आपने डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन का मतलब है कि डी का गैप हो, तो इसमें डी ऐड करा ए आ गया, ए में डी ऐड करा तो ए प्लस डी आ गया, तो ये AP की कंजैक्टिव टर्म बंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या है, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3, वो कह रहा है 2 छोटे पार्ट हैं उनकी मल्टीप्लाई। अब देखो ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसमें सबसे छोटा पार्ट ये है, फिर मिडल वाला पार्ट ये है और सबसे बड़ा पार्ट ये है। अब ये कह रहा है दोनों छोटे पार्ट की मल्टीप्लाई, दोनों छोटे पार्ट तो यही वाले हैं, दोनों छोटे पार्ट तो यही वाले हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो a माइनस डी और a की मल्टीप्लाई ये क्या थी, 4 6 2 एंड 3, ठीक है। एक बार देख लूँ मैं, हाँ 4 6 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से a आ गया 9 माइनस डी इंटू 9 इक्वल टू 4 6 2 3, तो 9 माइनस डी किसके इक्वल आ गया, 4 6 2 3 डिवाइड बाई 9, ये वाला 9 डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दो, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 16, 3 5 ज़ार 15 12, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अब देख लो 1 + 5 6, 6 और 4 10, 10 + 1 11, तो 3 पे कटिंग नहीं होगी, तो 9 माइनस डी किसके इक्वल आ गया, 15 41 अपॉन 3, ठीक है। तो 9 माइनस 15 41 अपॉन 3 डी के इक्वल आ गया, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 3 9 3 ज़ार 27 माइनस 15 41 अपॉन 3 इक्वल टू डी। तो यहाँ से अपने डी की सिंपल वैल्यू आ गई 15 41 में से 27 माइनस कर दिया, ठीक है। 11 माइनस 7 4, 3 माइनस 2 1 15, तो नेगेटिव वो 15 14 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कुछ नहीं, बस, ठीक है, ठीक है। तो ये आगे अपने 3 पार्ट, ठीक है। अब 3 पार्ट्स कौन से निकालेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी था ना, ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, a माइनस डी, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देना। सेकंड पार्ट आ जाएगा a जो कि 9 निकला था, ये आ गया। थर्ड पार्ट बन जाएगा a प्लस डी, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करके एलसीएम कर लेना, ठीक है। तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, एक ट्राइंगल के एंगल्स AP में, लो जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं ना, वो तीनों AP में, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है। फाइंड ऑल द एंगल्स, समझ गए, ठीक है। अब देखो तीनों एंगल AP में है, तीनों एंगल को क्या ले लोगे, वही a माइनस डी, ए और a प्लस डी बी द 3 एंगल्स, ठीक है, बी द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे एंगल ले लिया, बेटा एंगल नंबर ही तो होता है, तो ये a माइनस डी, ए प्लस डी, ये भी नंबर ही तो है क्या, ठीक है। अब देखो ये तीनों एंगल AP में है। अच्छा सबसे पहले तो ये तीनों एंगल एक ट्राइंगल के हैं, यानी कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास 180 डिग्री बनेगा कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, ठीक है। तो D और D कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 180/3 यानी कि 60, ठीक है। a की वैल्यू तो आ गई 60, a की वैल्यू 60 आ गई। अब उसने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, उसने बोला है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है, ठीक है। जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो किसके इक्वल है, सबसे छोटे एंगल का डबल, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो बस a क्या था 60 प्लस डी इक्वल टू 2 टाइम्स 60 माइनस डी, यहाँ से डी आ जाएगा, तो 60 प्लस डी इक्वल टू 120 माइनस 2d, ठीक है। तो तुम क्या करो, इस 2d को इस तरफ ले जाओ, d प्लस 2d किसके इक्वल हो गया, 120 माइनस 60 ना, तो यानी कि 3d इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से d क्या आ गया 60/3 मतलब 20, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 20। अब यहाँ से तीनों एंगल आ जाएंगे। पहला एंगल क्या था, a माइनस डी, ठीक है, यानी कि 60 माइनस 20 मतलब 40 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल a था यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तीसरा एंगल a प्लस डी था यानी कि 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 डिग्री, समझ गए। और अब ध्यान से देख लो, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल का डबल ही तो निकल के आया, ठीक है। 40 का डबल 80 होता है, समझ गए इस बात को। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ये थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 में क्या बेटा, कि इफ़ दी nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 APs हैं उनकी nth टर्म है, कहाँ गया, इफ़ दी nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर सेम, दोनों APs की जनरल टर्म सेम ही है, दोनों APs की जनरल टर्म सेम ही है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है और फाइंड दैट टर्म, मतलब वो टर्म भी बतानी है जो सेम है, ठीक है, वो टर्म भी बतानी है कौन सी टर्म सेम है। सबसे पहले तो देखो दोनों की nth टर्म सेम होगी ना, ठीक है, समझ गए। तो इसकी nth टर्म, अच्छा
पहले मैं लिख लेता हूँ 9 7 5, दूसरी यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 21 18। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं ए की बात करूँ, ए आ गया 9 और डी कितना आ गया 7 माइनस 9 यानी कि -4। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका ए आ गया 24 और डी की वैल्यू क्या आ गई 21 माइनस 24 यानी कि -3। समझ गए इस बात को? तो अब दोनों की एन टर्म सेम है, यानी कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका और ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका क्या है, सेम है। समझ गए, दोनों की एन टर्म सेम है तो काम हो गया। अब कर दो क्या करना है, ये बन जाएगा 9 माइनस 4n प्लस 4 किसके इक्वल आ गया 24 माइनस 3n प्लस 3। ओके, तो ये बन गया 13 माइनस 4n किसके इक्वल है 27 माइनस 3n। ठीक है, तो 13 माइनस 27 किसके इक्वल हो गया -3n प्लस 4n। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव में आंसर आ गया, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई, 9 माइनस 7 तो -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ -2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2n और 2, ये बन गया 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 9 और 2 11 बन गया, तो ये 2n बन गया। ठीक है, तो ये 2n उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 13 और ये बन गया -14 इक्वल टू -n, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 14। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक पता चल गई ना, तो n की वैल्यू 14 आ गई। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और वो टर्म भी फाइंड करनी है, यानी कि दोनों की 14th टर्म सेम है। अब वो 14th टर्म क्या है वो भी बताना है, यानी कि a 14 की वैल्यू है। ठीक है, अब वो चाहे आप यहाँ पर पुट कर दो, चाहे यहाँ पर पुट कर दो, जहाँ मर्जी पुट कर दो। ठीक है, तो वो आ जाएगा a प्लस 13d। ठीक है, अब चाहे आप ए और डी ये वाला यूज़ कर लो, चाहे ए और डी ये वाला यूज़ कर लो, क्योंकि 14 टर्म तो सेम ही है दोनों की। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे छोटी वैल्यूज़ हैं, a9 और d -2। ठीक है, a9 और d -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 26 कितना आ गया -17। ठीक है, तो वो दोनों की 14 टर्म सेम है और वो 14 टर्म क्या है -17। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब 15th देखते हैं बेटा। 15th क्वेश्चन से इज़ कि इफ़ सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, वो कह रहा है किसी एपी की थर्ड और एट्थ टर्म का जो सम है वो 7 है। पहले जो गिवन है वो लिख लो, किसी भी एपी का जो थर्ड है और एट्थ टर्म है उनका प्लस करके 7 आ रहा है। समझ गए, उनका प्लस करके 7 आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d कितना बेटा 7 है, यानी कि 2a प्लस 9d की वैल्यू 7 है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। समझ गए, ठीक है। सेकंड देखो, एंड 7th और 14th टर्म का जो सम है दैट इज इक्वल टू -3। 7th और 14th टर्म का जो सम है दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, यानी कि a प्लस 6d और a प्लस 13d ये किसके इक्वल है -3, यानी कि 2a प्लस 19d ठीक है इक्वल टू -3। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। समझ गए। अब सिंपली देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था अपने पास 2a प्लस 9d इक्वल टू 7, दूसरा क्या बन गया 2a प्लस 9d इक्वल टू -3। सिंपली सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, तो यहाँ से -10d इक्वल टू 10, जहाँ से d की वैल्यू सिंपली -1 आ जाएगी। ठीक है, d -1 है, जहाँ मर्जी पुट कर दो a भी आ जाएगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 7 है अपने पास, यानी कि 2a प्लस 9 इंटू -1 इक्वल टू 7 आ गया ना, यानी कि 2a माइनस 9 इज 7। तो 2a इक्वल टू 9 और 7 को प्लस कर दिया, कितना आ गया 16 आ गया ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 16/2 दैट इज़ 8। ठीक है, 16/2 दैट इज़ 8। हमें फाइंड क्या करना था, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी बेटा। क्या फाइंड करना है, इसकी 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया a10। ठीक है, तो a10 क्या हो जाएगा, सिंपली a प्लस 9d, a की वैल्यू आ गई 8 प्लस 9 टाइम d की वैल्यू आ गई -1, तो 8 माइनस 9 यानी कि -1 आ गई इसकी 10th टर्म। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा। कुछ नहीं करना, जो जो आपको इंग्लिश में गिवन है ना उसको आपने मैथ्स में लिखते रहना। उसने क्या बोला था कि थर्ड और एट्थ टर्म का जो सम है वो 7 है, हमने लिख दिया, वहाँ से इक्वेशन बना ली। फिर वो कह रहा था कि उसकी जो 7th और 14th टर्म है उसका सम क्या है -3 है, हमने मैथ्स में लिख दिया, उससे एक इक्वेशन बना दी। फिर अपना एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर वाला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ नहीं होता। 16th देखो जरा, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 12th टर्म फाइंड करनी लेकिन एंड से, ये भी ध्यान रखना एंड से। ये मैंने आपको MCQ वाली वीडियोस में भी बताया था फॉर्मूला। ठीक है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a12 इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, जो भी हमने एंड से टर्म निकालनी है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है ए एन का एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एल इज़ द लास्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, -2 -4 -6 है, -2 -4 -6 अप टू -100। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग लास्ट टर्म क्या बेटा -100 है। ठीक है, और जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, A2 - A1, A2 - A1। ठीक है, तो ये बन गया -4 + 2 यानी कि -2 आ गया सिंपली। ठीक है, और उसने क्या बोला हुआ था, 12th टर्म बोला हुआ था ना, 12th टर्म का मतलब क्या है, n = 12 भी गिवन है, समझ गए। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, A12 क्या हो गया, L -n-1 इंटू डी क्या आया था, डी क्या आया था -2, तो ये बन गया -100, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 11 × 2 क्या हो गया 22, तो 100 में से 22 माइनस हुए, क्या बन जाएगा ये 78 है ना। तो ये थी अपनी 12th टर्म फ्रॉम दी एंड। ठीक है, मतलब आप लास्ट में से काउंटिंग करनी शुरू करोगे ना, तो 12th नंबर पे आपको 78 मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। विच टर्म ऑफ द ए पी इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो कह रहा है इस ए पी की कौन सी टर्म होगी जो पहली नेगेटिव आएगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं। मान लो एग्जांपल देता हूँ एक, मान लो आपके पास जैसे ये ए पी चल रही है 10, उसके बाद मैं 4 माइनस कर रहा हूँ, 6 में से 4 माइनस किए 2 में से 4 माइनस किए -2 -4, ऐसे ए पी चली जा रही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म बनी। मेरी बात को समझ गए, ये फोर्थ टर्म है ना जो पहली नेगेटिव टर्म बनी, उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि इस ए पी की कौन सी टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है जो पहली नेगेटिव टर्म है। ओके, तो यानी कि हमारे पास जो ए एन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बेटा 53 प्लस एन वी हैव टू फाइंड आउट, डी क्या आ गया 48 - 53 यानी कि -5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बन गया 53 - 5n + 5 नेगेटिव, तो 53 और 5 कितना हो गया 58 - 5n इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा 58 इज़ लेस देन 5n, 5n उधर चला गया। अब 58/5 इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 1.6 इज़ लेस देन n। ठीक है, यानी कि जो n है वो 11.6 से बड़ा है, और n हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, यानी कि जो 12th टर्म होगी वो पहली नेगेटिव टर्म आने वाली है। ठीक है, मतलब इससे पहले जो 11 टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, जैसे ये था ना कि हमारी फोर्थ टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, इसके पहले वाली जो 3 टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरह से जो पहली नेगेटिव टर्म है वो 12 है, इससे पहले वाली जो 11 टर्म्स हैं वो 11 के 11 पॉजिटिव है। ये था क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, कई बार क्या पूछ लेता है यहाँ पे, वो टर्म भी पूछ लेता कि A12 की वैल्यू भी बता दो क्या। ठीक है, तो A12 की, ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा A + 11 डी आ जाएगा ना। ठीक है, A की वैल्यू 53 थी प्लस 11 टाइम डी की वैल्यू -5 थी, तो ये बन गया 53 - 55 विच इज़ -2। ठीक है, यानी कि ये पहली नेगेटिव टर्म है -2। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर लो, A11 निकाल लो, वो क्या बन जाएगा A + 10 डी आएगा ना। A इज़ 53 प्लस 10 टाइम डी इज़ माइनस, तो ये बन गया 53 - 50 यानी कि 3, ये तो पॉजिटिव है। समझ गए, 11th टर्म पॉजिटिव है, मतलब पहली 11 के 11 टर्म्स पॉजिटिव है। 12th टर्म ऐसी है जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू पूछ ली तो वो -2 आ गया। ठीक है, जो कि इस केस में नहीं पूछा गया था, एक्स्ट्रा बताया आपको। चलिए 18th क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। 18th में क्या बेटा, हाउ मैनी टर्म्स लाई बिटवीन 100 एंड 300 विच वैन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स द रिमाइंडर 3। वो कह रहा है 100 से 300 के बीच में ऐसी कितनी टर्म्स हैं जिसको हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बनाते हैं। जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 3 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 4 से। अब इस 18th क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले तो 100 से शुरुआत करो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 3 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 100 है ना बेटा, 100 को तुमने 4 से डिवाइड करा। ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि ये कम्प्लीटली कट हो गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड करा। ठीक है, अब 101 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 2500 यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है,
यानी कि जब तुमने 100 को डिवाइड करा रिमाइंडर 0 आ गया, 101 को डिवाइड करा रिमाइंडर 1 आ गया, 102 को डिवाइड करा रिमाइंडर 2 आएगा, 103 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। हमें क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए, यानी कि जो हमारी AP की पहली टर्म होगी वो 103 होगी। समझ गए, AP बनानी आ गई। ठीक है, उसने बोला था रिमाइंडर 3 है, अगर रिमाइंडर 4 होता तो 104 पहली टर्म आ जाती, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो AP क्या बन जाएगी 103। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, तो 4 4 का गैप ही आएगा, 107 11 11 एंड सो ऑन। अब देखो लास्ट टर्म क्या बनेगी, लास्ट टर्म क्या है 300 है, लास्ट टर्म क्या बेटा 300 है। ठीक है, अब 300 को डिवाइड करने की कोशिश करो, 300 को 4 से डिवाइड करो, 300 को 4 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया, 4 7 ज़ा 28, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर तो आ गया 0। ठीक है, अब 301 को डिवाइड करके, और 301 नहीं 299 को डिवाइड करके देखो, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 4 7 ज़ा 28 19। ठीक है, ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म क्या बनेगी 299। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बन जाएगी 299। अब देखो यहाँ पे A आ गया 103, D कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 4 आएगा, जो अपनी लास्ट टर्म है या nth टर्म है जो मर्जी बोल लो, वो आ गई 299। फिर उसने पूछा हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब होता है n की वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस an का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, an 299 है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 299 है। A आ गया 103 एंड वी हैव टू फाइंड आउट D इज़ 4 इक्वल टू 299। तो इसको एक दूसरा मेथड करता हूँ, तो n माइनस 1 इंटू 4 किसके इक्वल आ गया 299 माइनस 103। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दूसरा मेथड कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन का। 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 1 1, 196 आ गया। अब ये 4 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो 4 4 ज़ार 16, फिर क्या आ गया 36, 4 9 ज़ार 36, तो n माइनस 1 आ गया 49। तो n की वैल्यू आ गई 49 प्लस 1 यानी कि 50। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कितनी टर्म्स होगी 100 से 300 के बीच में, 49 नहीं कितने था 50। ठीक है, यानी कि 100 से लेके 300 के बीच में 50 ऐसी टर्म्स होंगी जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। ऐसी कितनी टर्म्स हैं बेटा 50 टर्म्स। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन करते हैं, बस एक दो क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो इसमें कितने हैं, तभी तो पता चलेगा मिडल में क्या आएंगी। तो A की वैल्यू -4/3 है। ठीक है, D की वैल्यू -1 माइनस -4/3 यही बनेगी। ठीक है, ये क्या बन गया -1 प्लस 4/3, ये बन गया -3 प्लस 4/3 यानी कि 1/3। और जो अपना an है लास्ट टर्म वो क्या बन गया 4 होल 1/3 यानी कि 13/3। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब n की वैल्यू निकालो, an क्या है 13/3 यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है 13/3 के। तो a की वैल्यू -4/3 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट d की वैल्यू क्या है 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 13/3। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या करो n माइनस 1/3 किसके इक्वल हो गया 13/3 प्लस 4/3 है ना। तो ये बन गया 13 प्लस 4/3 यानी कि 17/3। तो n माइनस 1/3 इक्वल टू 17/3 आ गया, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ से क्या बन गया अपने पास n माइनस 1 इक्वल टू 17 यानी n की वैल्यू 18। टोटल कितनी टर्म्स हैं बेटा 18 टर्म्स हैं। 18 टर्म्स हैं तो बेटा मिडल वाली टर्म्स क्या बनती हैं, दो बनती हैं। आपने मीन मीडियन मोड में पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, 5th 6th क्लास का काम होता है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडल टर्म्स दो बनती हैं। ठीक है, मिडल टर्म्स कितनी बनती हैं, दो बनती हैं। दो मिडल टर्म्स कौन सी होती हैं बेटा, एक तो n/2 होती है और एक n/2 से अगली होती है, यानी कि 2 मिडल टर्म्स कौन सी बन जाएंगी बेटा 18/2 और फिर 18/2 के अगली। ठीक है, यानी कि एक 9 और एक 9 प्लस 1 यानी कि 9 एंड 10, ये दो आपकी मिडल टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखना जब भी n की वैल्यू इवन आती है ना तो मिडल टर्म्स दो निकलती हैं, जब ओड आती है मिडल टर्म्स एक निकलती हैं। ठीक है, अब इन दोनों का सम देख लो, क्या A9 प्लस A10, ये क्वेश्चन था। मतलब देखो क्वेश्चन कितनी मतलब तरीके से घुमाया है। वो सीधा भी तो बोल सकता था कि ये तुमको AP दे रखी है, 9th और 10th टर्म का सम फाइंड करो, क्या होगा। पहले ऐसे इजी क्वेश्चन थे ना कि तुमको क्या था, ये AP दे रखी थी और वो कहता था कि 9th और 10th टर्म का सम बताओ क्या। कितनी सिंपल स्टेटमेंट और उसको कितना घुमा दिया। टू मिडल मोस्ट, सबसे पहले तो बच्चे ये मिडल मोस्ट देख के ही घबरा जाते हैं, ये क्या आ गया AP में। ठीक है,
फिर n निकाल लिया तो बच्चों को ये नहीं पता चलता कि अब मिडल टर्म एक होती हैं दो होती हैं, समझ गए। तो इस बात को ध्यान में रख लो। तो a9 क्या होगा a+8d और a10 क्या होगा a+9d, यानी कि 2a + 17d आ गया। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी बेटा -4/3 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू थी बेटा 1/3, तो ये बन गया -8/3 प्लस 17/3। एलसीएम करोगे तो -8 + 17/3 यानी कि 9/3। कितना आंसर आ गया 3, यानी कि 9th और 10th टर्म को प्लस करके आंसर क्या आ गया 3 आ गया। सिंपल, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते थे a+8d की सेपरेट वैल्यू निकाल लो 9th टर्म की, फिर a+9d की सेपरेट वैल्यू निकाल लो 10th टर्म की, उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो, फिर भी आंसर तुम्हारा 3 ही बनेगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखना, सॉरी कैमरा हिल गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखना। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ -5। फर्स्ट टर्म -5 दे रखी है, यानी कि a की वैल्यू -5 दे रखी है। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म इसको L बोल दो, AN बोल दो, ये क्या दे रखी है 45, ठीक है। इफ़ सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज़ 120, उसने बोला है सम कितना है बेटा 120 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n अपने को फाइंड आउट करना है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है सबका, तो हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, तो कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे फाइंड आउट होगा। हाँ, ये तो SN का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। सम का फॉर्मूला होता है ना n/2 a + l, ठीक है। सम कितना दे रखा है 120, n अपने को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म 45 है, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। तो ये क्या बन गया अपना 120 = n/2। 2 को उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 40 बन जाए, जो कि 20 आ जाएगा। तो 120 किसके इक्वल हो गया 20n, तो 20 उधर जाके क्या हो गया बेटा डिवाइड हो गया, ठीक है। 0026, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 6, नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गई। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। an कितना बेटा 45 दे रखा है, तो an क्या होता है a + n - 1 × d विच इज़ इक्वल टू 45। a is given to be -5, n we have calculated to be 6, d we have to find out equal to 45। सिंपल। तो -5 + 5d = 45। ऐसे करो, ये -5 को इधर ले जाके +5 कर दो, तो 5d किसके इक्वल हो गया बेटा 50 के ना, तो d की वैल्यू क्या आ गई 50/5 यानी कि 10। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। n फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसमें मुश्किल क्या आती है कि बच्चे ना इसकी बजाय दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं 2a + n - 1 × d। अब उसमें ना ही उनके पास n होता है, ना ही उनके पास d होता है, और बच्चे सोचते रह जाते हैं ये क्या हो गया, ठीक है। बच्चों को समझ ही नहीं आती इसको सोल्व कैसे करें, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये ट्रिक थी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो करते हैं। इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 21st एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज फाइंड द सम। सम फाइंड करना है, ये लीजिए जी, पहला क्वेश्चन है 1 + -2 + -5 + -8 up to -236। ये तो बेटा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 + -2 + -5 + -8 + -236, ठीक है। ये देखो कैसे आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू क्या है -2 - 1 यानी कि -3, और जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है -236। तो सम के लिए वही फॉर्मूला लगा दो n/2 a + l। चलो जी, तो सम अपने को फाइंड करना है। ओ हाँ, लेकिन बेटा हमारे पास n नहीं है, हमारे पास n नहीं है, तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। an का फॉर्मूला लगा के, an क्या होता है लास्ट टर्म भी तो होती है, -236 आ गया। an का फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 × d विच इज़ -236। a की वैल्यू 1 है, n अपने पास है नहीं, d कितना आ गया -3, तो ये 236 के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 1 - 3n + 3 = -236। तो 4 - 3n = -236। तो 4 + 236 किसके इक्वल हो गया +3n, ठीक है। ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया 240 = 3n, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 240/3 80 आ गया, ठीक है। तो n = 80 आ गया, n 80 आ गया। अब यहाँ पे n का यूज़ करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 80/2, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है -236, ये बन गया 40। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40 × -235,
इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया नेगेटिव में, 0 लास्ट में आ जाएगी। 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, तो -9400 आ गया आपका सम। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए 2 क्वेश्चन है कि वो भी करके आज की वीडियो का समापन करते हैं। चलिए अच्छा, ये बेटा पता क्या है, ये ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन आ जाना। 4 -1/n, 4 -2/n, 4 -3/n अप टू n टर्म्स, ठीक है जी, यानी एस एन ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले तो n निकालना पड़ेगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है बेटा 4 -1/n है ना, और d क्या था अपना a2 -a1, 4 -2/n और 4 -1/n को माइनस करना है, 4 -2/n और 4 -1/n को माइनस करना है। ठीक है, अब देखो d क्या बन जाएगा, d आ जाएगा अपने पास 4 -2/n -4 + 1/n, ये तो कट गया, तो ये बन गया -2/n + 1/n, इसका एलसीएम करेंगे तो -2 + 1/n यानी कि -1/n आ गया आपका d की वैल्यू। ठीक है, चलिए अच्छा लास्ट टर्म है, नहीं है, तो n/2 2a + n - 1 × d, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो n तो निकालना ही नहीं है क्योंकि एस एन के टर्म में ही फॉर्मूला चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो एस एन क्या आ जाएगा, n/2, उसने बोला ना अप टू n टर्म्स, मतलब n की फॉर्म में ही आंसर आएगा, तो n फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2a 2 × a क्या था 4 -1/n, इसकी कैलकुलेशन ना आपको गंदी लगे, नहीं तो क्वेश्चन अच्छा है, और कॉमन डिफरेंस था -1/n, तो ये बन जाएगा n/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 -2/n। ठीक है, ये क्या बन जाएगा माइनस n/n + 1/n। मेरी बात को समझ रहे हो क्या किया मैंने बेटा, 2 4 ज़ार 8 हो गया और 2/n आ गया नेगेटिव साइन, फिर ये बाहर नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा, 1 × 1/n 1/n हो गया, तो ये n/n हो गया, जो कि कट के 1 आ जाएगा, तो ये बन गया n/2 8 -2/n -1 + 1/n, ऐसे बन गया कुछ। तो n/2 बेटा 8 - 1 7 आ गया, -2/n + 1/n, ये -1/n आ जाएगा, तो ये फाइनली आ गया आपका सम। ठीक है, आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जाएगा 7n/2 -1/n × n/2, तो ये n से n कट गया, तो आंसर बन जाएगा 7n/2 -1/2, ये आ गया। ठीक है, और आप इसका एलसीएम करना चाहो, आप इसका एलसीएम कर सकते हो, ये बन जाएगा 7n - 1/2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा सम। ठीक है, ये फाइनल आ जाएगा, अब इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होने वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ये लास्ट ही था, नहीं एक और है अभी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उसको करते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो a - b / a + b, 3a - 2b / a + b, ठीक है, अप टू 11 टर्म्स, यानी S11 की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे n दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो बेटा a की वैल्यू देखो क्या है, a है अपना a - b / a + b, ये रहा a - b / a + b। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 - a1, 3a - 2b / a + b, 3a - 2b / a + b, उसमें से ये फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है, a - b / a + b। अब बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम आ सकती है, n की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब देखना d क्या आएगा, अब देखो a + b सेम है, तो यही एलसीएम आ जाएगा, लो जी अपॉन a + b। ठीक है, बच्चे यही कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, ये देखो 3a - 2b, अब यहाँ साइन चेंज होंगे ना, -a + b, तो बच्चे ये साइन चेंज करना भूल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं -a और -b लिख देते हैं, ये गलती है इसमें बस, और जब शुरुआत ही गलत है तो फिर आगे तो सारा गलत ही आएगा, तो ये बन जाएगा 3a - a यानी कि 2a माइनस b अपॉन a + b, ये आ गया, और S11 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, बस फॉर्मूला लगा दो फिर, सॉरी, हाँ, तो ये S11 क्या बन जाएगा बेटा, S11 विल बी इक्वल्स टू, पहले तो Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a + n - 1 × d ना, तो S11 क्या बन जाएगा 11/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी a - b / a + b, प्लस 11 - 1 × d की वैल्यू थी 2a - b / a + b। ठीक है, ये आ गया, तो ये बन गया 11/2। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आसान तरीके से कर लेते हैं, ये बन गया 2a - 2b / a + b, है ना, प्लस ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 20a - 10b
अपॉन ए प्लस बी। मेरी बात को समझ रहे हो, मैंने शॉर्टकट कर दिया बेटा क्योंकि यहाँ जगह कम थी। ये देखना 2a माइनस 2 भी हो जाएगा और ये 10 हो गया, 10 2 ज़ा 20 माइनस 10 इंटू बी 10 भी हो जाएगा। अब क्योंकि बेस सेम था तो इकट्ठा एलसीएम लिख दिया मैंने, ये शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 2a प्लस ये 22a आ गया, ये माइनस 12 भी आ गया अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 2 कॉमन आउट होके कट जाएगा, ये बन जाएगा 11a माइनस 6b। बेटा मैंने 2 कर दिया कॉमन, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 11 टाइम्स 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस बी। ये आपका फाइनल सम आ गया, ठीक है। आप चाहो तो 11 को अंदर मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बन जाएगा 121a माइनस 66b अपॉन a प्लस बी, ठीक है। वैसे यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे 21 क्वेश्चंस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, बड़ी एक्सरसाइज है, वो वाले फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।